मेरा रुख महल के अंदरूनी हिस्से की तरफ था। मैं कई राहदारियों से होकर पहले लाइब्रेरी और फिर अपने कमरे में जा पहुंचा और वहां ठहरे बगैर अकबी दरवाजे से राहदारी में पहुंच गया। अब मेरी निगाहें सुखोंती की फराहम करदा मालूमात की रोशनी में महल की ऊपरी मंजिल की तरफ जाने वाले जीने का दरवाजा ढूंढ रही थी। मुझे कभी उम्मीद थी कि सुखोंती ने खुद को 60 रुपए की खतीर रिश्वत की हकदार साबित करने और आइंदा भी इस तरह की माली इनायतों की उम्मीद पर वो दरवाजा जरूर अंदर से खुला रखा होगा। तहाँ मैंने खुद को उसके बरक सूरत हाल के लिए भी जहनी तौर पर तैयार रखा हुआ था। कुछ देर की तगोदौ के बाद मैंने वो बड़ा सा दरवाजा ढूंढ निकाला जिसके पीछे मेरे अंदाजे के मुताबिक ऊपरी मंजिल की तरफ ले जाने वाला जीना पोशीदा हो सकता था। काठ कबाड़ के ढेरों के अकब में मौजूद ये दरवाजा आसानी से नजरों में नहीं आ सकता था। मैंने अपना हिजान काबू में रखने की कोशिश करते हुए दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला। मुझे उसमें कोई जुम्बिश महसूस नहीं हुई, लेकिन मैंने फौरन ही उसके पट अपनी तरफ खींचे तो हल्की सी खड़खड़ाहट के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर अच्छी खासी तारीकी थी, लेकिन जब नजरें माहौल से मानूस हुई तो मुझे खासे चौड़े जीने का हयूला दिखाई दिया। लगभग 40 सीढ़ियां चढ़कर मैं एक मुसद्दे जगह पहुंचा तो एक और निस्बतन भारी भरकम दरवाजा मेरे सामने था। मुझे याद था कि सुखोंती ने उस दरवाजे का जिक्र नहीं किया था। मैंने अल्लाह का नाम लेकर दरवाजे के मोटे तख्तों से बने पट आहिस्तगी से अपनी तरफ खींचे, ताहम ये दरवाजा बाहर की तरफ खुलता था। मैंने बहुत धीरे धीरे कोई आवाज पैदा किए बगैर एक पट बाहर की तरफ धकेला। पट ने जैसे ही बाहर की तरफ खुलना शुरू किया, मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। ताहम मेरी एहतियात के बावजूद दरवाजा खुलने से हल्का सा खटका हुआ। मैंने पट खुलने से बनने वाली झर्री से आंख लगाकर बाहर झांका। चमकती धूप में मुझे सामने एक मैदान नुमा छत दिखाई दी। सामने संगमरमर की बनी हुई एक बहुत बड़ी मेज और उसके गिर्द मौजूद दर्जन भर नशिस्तें दिखाई दी। मैंने तवज्जो से देखा तो अंदाजा हुआ कि वो संगलाख मेज इतनी लंबी और चौड़ी और ऊंची है कि उसे स्टेज के तौर पर बासानी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने उस तरफ से तवज्जो हटाकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। एक तरफ अंगीठियों की तर्ज के 2 बड़े बड़े चूल्हे दिखाई दिए। सामने जाबजा दिखाई देने वाले कुछ हौजनुमा संगमरमर के बर्तन शायद किसी जमाने में फूलों के तख्ते रह चुके होंगे। वहाँ और भी कई तरह का साजो सामान मौजूद था, ताहम मुझे वहाँ मिश्रा और सुखोंती की कोई झलक दिखाई न दी। वो शायद किसी अलग थलग गोशे में रास लीला रचाने में मशगूल होंगे। अब दरवाजा खोलकर छत पर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने दरवाजे का पट इस हद तक खोला कि अंदर दाखिल हो सकूं, फिर एहतियात से इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए आगे बढ़ा। मुझे आसपास कोई दिखाई न दिया, हत्ता कि वो बारादरी नुमा कमरा भी नहीं जिसे सुखोंती ने अपनी मायूब सरगर्मियों का मरकज बताया था। मैंने अल्लाह का नाम लेकर बाएं तरफ कदम बढ़ाए। सामने ही खासे बड़े हजम के 3 कमरे दिखाई दे रहे थे जिनके दरवाजे बंद थे और उनमें कुफल लगे हुए थे। मजीद आगे बढ़ा तो 2 मुंडेरों के साथ कई कोठरियां दिखाई थी। उस तरफ बज़ाहिर कोई और काबिल तवज्जो बात नजर न आने पर मैंने बाएं तरफ का रुख करने का सोचा, लेकिन ऐन उस वक्त मेरे कानों में एक निस्वानी क़हक़हे की आवाज पहुंची। मैं ठिठक कर रुक गया और समात की तमाम तर कुव्वत यकजा करके समत का अंदाजा लगाना चाहा। तभी एक मर्दाना क़हक़हा और फिर निस्वानी चीख मेरे कानों तक पहुंची। इस बार आवाज निस्बतन बुलंद थी और मैं समत का तायुन करने में कामयाब हो गया। मुझे यकीन था कि ये आवाजें तीनों कमरों की तरफ से आई हैं। मैं दबे पांव उन कमरों की तरफ बढ़ा। मैं सोच रहा था कि अगर वो दोनों खिलाफ मामूल उन कमरों में से किसी एक में हैं तो उनके दरवाजों पर बंद ताले कैसे लटक रहे हैं। ये उक्दा भी करीब पहुंचने पर ही खुल सकता था। मैंने अपने खामोश कदमों की रफ्तार तेज कर दी और उन कमरों के काफी करीब पहुंच गया। तभी मैंने एक बार फिर निस्वानी चीख सुनी और साथ ही गलीज गालियों का तांता बंद गया। इस मर्तबा आवाज ज्यादा करीब से आई थी और मैं पहचान चुका था कि ये फूल सुखोंती के मुंह से ही झड़ रहे हैं। वो मिश्रा को खिंजीर करार देकर उसके नोकीले दांतों को तोड़ डालने की धमकी दे रही थी, जबकि वो बेशर्मी से क़हक़हे लगा रहा था। मैं करीब पहुंचा तो मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि ये आवाजें उन 3 कमरों के अकब से आ रही हैं। मैं पहले कमरे की दीवार के साथ लगकर धीरे धीरे आगे बढ़ा तो मालूम हुआ कि उन कमरों के अकब में भी खासी बड़ी खुली जगह मौजूद है। मैंने कमरे की दीवार के कोने पर पहुंचकर धीरे धीरे गर्दन आगे बढ़ाकर झांका तो मेरी आंखों के सामने झमाका सा हुआ। वहां तो एक अलग ही दुनिया बसी हुई दिखाई दी। सामने खुले अहाते नुमा जगह पर एक बड़ा सा तालाब बना हुआ था जिसके किनारे सेठियां बिछी हुई थी। दूसरी दीवार से जरा हटकर लकड़ी के 4 मसहरी नुमा झूले कतार से इस्तादा थे। वहाँ और भी बहुत कुछ था, लेकिन मेरी नजरें लगभग 40 गज के फासले पर बनी एक 12 तरी नुमा इमारत पर जमकर रह गईं। उसके चारों तरफ मौजूद मेहराबों पर रेशमी पर्दे लटक रहे थे, ताहम उन्हें पूरी तरह बंद नहीं किया गया था।
और मुझे मिश्रा और सुखोंती की झलक नजर आ गई थी। अब वो दोनों मिलकर हंस रहे थे। मैंने छुपकर उनके करीब पहुंचने का महफूज रास्ता ढूंढने के लिए तेजी से नजरें दौड़ाई। मैंने अंदाजा लगाया कि अगर मैं दीवार के साथ चिपक कर आगे बढ़ूं तो वो दोनों सिर्फ उसी सूरत में मुझे देख सकेंगे कि वो उस तरफ की मेहराब के पर्दों को पूरी तरह हटाकर दाएं तरफ देखें। ताहम उन दोनों की खरमस्तियों से साफ लग रहा था कि वो फिलहाल एक दूसरे से तवज्जो हटाकर इधर उधर नजरें दौड़ाने का कोई इरादा नहीं रखते। मैंने एक नजर गौर से मिश्रा और सुखोंती का जायजा लिया और फिर दीवार से कमर चिपका कर तेजी से तिरछे रुख आगे बढ़ने लगा। मैं जैसे जैसे बारादरी के करीब होता गया उन दोनों की बेहुदा बातों की आवाजें ज्यादा वाज़ेह होकर मेरे कानों में पहुंचने लगी। मैंने मिश्रा को एक इंतहाई गलीज फरमाइश करते सुना जिसे सुखोंती ने क़हक़हा लगाते हुए मुस्तरद कर दिया। मिश्रा ने तहक्कुमाना अंदाज अपनाना चाहा लेकिन सुखोंती ने उसका दबाव कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। जवाब में मिश्रा ने उसे एक बदबूदार गाली से नवाजा। जवाबन उसे भी नस्ले हराम करार दिया गया। उन दोनों में मजीद चंद मुगल्लजात का तबादला हुआ, फिर दोनों अचानक हंस पड़े। अब मैं बारादरी के कोने पर पहुंच चुका था। मैंने निहायत एहतियात से रेशमी पर्दे के दरमियान मौजूद खला से झांका। मेरा मकसद उन दोनों की मौजूदगी के मकाम का जायजा लेना था, लेकिन वो मंजर मेरे आसाब पर बिजली बनकर गिरा। मैंने जल्दी से नजरें हटा ली और फिर अपने माइक्रोडॉट कैमरे की मदद से महज अंदाजे से 2 तस्वीरें बना ली। मुझे इत्मीनान था कि उन दोनों की वाज़ेह तस्वीर आएंगी। इस असना में सुखोंती कुछ सौदेबाजी के बाद 10 रुपए की नकद वसूली पर मिश्रा की इंतहाई गलीज फरमाइश पूरी करने की हामी भर चुकी थी। कुछ ही देर में वहाँ एक ऐसा शैतानी खेल शुरू हो गया जिसका इशारतन भी जिक्र करना नाजेबा होगा। मैंने अंदर के मनाजिर को देखने से बचते हुए वक्फे वक्फे से कई तस्वीरें बनाई। इस दौरान में सुखोंती अजियत से और मिश्रा हिजानी सुरूर से बार बार चीखता रहा। बिलाखिर वो दोनों कई मील की दौड़ लगाने वाले कुत्तों की तरह हांफते हुए ढेर हो गए। वो दोनों काफी देर तक खुद को संभालने की कोशिश करते रहे। फिर मैंने सुखोंती की नाराजी भरी आवाज सुनी। बोली, लगता है आज फिर तुमने अफीम की दुगनी खुराक खा रखी है। हल्कान कर डाला। ऐसे नहीं चलेगा मिश्रा बाबू। उसकी बात सुनकर मिश्रा ने सुरूर भरे लहजे में उसे डपटा। बोला, मुझे नई नवेली दुल्हन की तरह नखरे न दिखाया करो। हर बार 30-40 रुपए ऐंठ लेती हो। पता है 10-15 रुपए में 20 साल की पुत्रिया मंगवा देता है लांबा। सुखोंती ने जरा भी मरूब हुए बगैर कहा, तो फिर मेरे साथ राजा इंद्र का ये अखाड़ा सजाने के लिए बेकल क्यों रहते हो मिश्रा जी? उस लांबा दलाल की खिदमत से फायदा उठा लिया करो। 20 क्या, वो तो 10 के नोट में 16 साल की कन्या का बंदोबस्त कर सकता है तुम्हारे लिए। मुझे सब पता है। तुम्हारी इस खिदमत के बदले वो बेफिक्री से सैकड़ों रुपए रोजाना का धंधा भी तो करता है ना। उसकी बात सुनकर मिश्रा ने लगभग तिल मिलाकर कहा, अच्छा, बकवास बंद कर और बोतल से चुस्की लगाकर थोड़ी देर नींद लेकर थकन उतार ले। गेम का अगला राउंड दोपहर को खेलेंगे। सुखोंती ने एहतजाज किया कि बस आज के लिए बहुत हो गया, लेकिन मिश्रा की जिद के सामने उसकी एक न चली। अलबत्ता सुखोंती ने मजदूरी में 10 रुपए के मजीद इजाफे का इकरार जरूर हासिल कर लिया। वो दोनों शराब पीते हुए शायद कुछ खाते भी रहे। उनकी बातों से लग रहा था कि उन्हें पूरा यकीन है कि सरस्वती और मैं मगरिब के बाद ही वापस लौटेंगे। मिश्रा जिन नफरत आमेज अल्फाज में मेरा जिक्र कर रहा था वो मेरा खून खौलाने के लिए काफी था। उधर सुखोंती उसे बार बार चिढ़ा रही थी कि उसकी बीवी उसकी आंखों के सामने एक गैर मर्द के साथ रंगरलियां मना रही है और वो उसे रोकने से कासिर है। ताहम अपनी मर्दानगी ललकारे जाने पर मिश्रा कुछ गैरत व हमियत का इजहार न कर रहा था। फिर वो दोनों बारी बारी गहरी नींद सो गए। उनके महवे ख्वाब होने का पूरा यकीन कर लेने के बाद मैं ओट से निकला और बारादरी में घुसकर कई जावियों से उन दोनों की तस्वीरें उतारी और वहां से रवाना होने के लिए तैयार हो गया। तभी मुझे कुछ ख्याल आया और मैंने झुककर सुखोंती के गले में हमायल एक डोरी निकाल ली जिसमें किसी जानवर के नाखून जैसी कोई चीज पिरोई हुई थी। बाद में पता चला कि वो एक सख्त परतदार जिल्द वाले चूंटी खोर जानवर की परत का टुकड़ा था जो बाज हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक पहनने वाले को बलाओं से महफूज रखता है। बहरहाल वो तावीज नुमा शय अपनी जेब में रखने के बाद वहाँ मजीद नहीं ठहरा और वहाँ से सीधा जीने पर जा पहुंचा और फिर अपने कमरे में आ गया। मुझे अपने साबिका तजुर्बे की रोशनी में पूरा यकीन था कि सरस्वती अभी रात तक बेदार होने वाली नहीं, लिहाजा मिश्रा और सुखोंती के करतूतों का राज कबल अज वक्त फाश होने का कोई खतरा नहीं। मुझे साथ साथ कलक हो रहा था कि मैंने अपने कैमरे क्यों फरोख्त किए। कम से कम पोलराइड कैमरा तो रख लेना चाहिए था। वो जादुई कैमरा उस वक्त मेरे पास होता तो मेरे कितने काम आता।
माइक्रोडॉट कैमरे के खींचे हुए ये धमाकाखेज फोटोग्राफ तो दिल्ली में खान साहब ही डेवलप करवा सकते हैं। इन्हें मैं मिश्रा की गर्दन दबोचकर अपने इशारे पर नचाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैंने फैसला किया कि अगर लांबा ने मेरे लिए मुख्तस मोटरसाइकिल पहुंचा दिया तो मैं कल पढ़ने लिखने का सामान खरीदने के बहाने बेंगलोर शहर जाकर वहां अपने मतलब का पोलराइड कैमरा ढूंढने की कोशिश करूंगा। फिर मेरा जहन एक बार फिर मिश्रा और सखोंती के बाहमी माशूक ताल्लुक की तरफ मुंतकिल हो गया। अब मैं खासी हद तक समझने के काबिल हो चुका था कि सरस्वती जैसी हसीन और तरहदार औरत का शौहर होने के बावजूद मिश्रा एक बमुश्किल कबूल सूरत पक्की उम्र की औरत की कुर्बत हासिल करने के मौके क्यों ढूंढता था। जाहिर है वो एक शरीफ और वफादार माहौल में पली बड़ी अपनी बीवी से ऐसी गलीज फरमाइशें करने की जरूरत नहीं कर सकता था जो उसे कजरवी की आखिरी हद को छूता हवस का पुजारी जाहिर करती हूँ। वो मामूल के इज़्दिवाजी ताल्लुक में अफ्यून का सहारा लेने की भी शायद ही जुर्रत कर सकता होगा। सखोंती का दौलत की पुजारन होना पहले भी मेरे सामने आया हो चुका था, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये औरत चंद रुपयों की खातिर इस हद तक गिर सकती है। मुझे उन दोनों से शदीद घिन महसूस हुई। उन दोनों के बारे में सोचना मुझे अपनी तबीयत पर इतना बार बनता महसूस हुआ कि मैंने बसद मुश्किल अपना जहन उनकी तरफ से हटा लिया और फिर अपना ध्यान पूरी तरह हटाने के लिए मैंने मिर्जा इस्माइल की सवाने हयात उठा ली। चंद सफात ही पड़े थे कि मेरी आंखें बोझल होने लगी और मैं सो गया। मेरी आंख खुली तो मालूम हुआ कि मुझे सखोंती ने जगाया है। उसने लिबास बदल रखा था और खासी निखरी निखरी दिखाई दे रही थी। मैंने चौंक कर दीवार गिर घड़ियाल पर नजर डाली। रात के 9:30 बजने वाले थे। मैं उठकर बैठ गया तो सखोंती ने इठलाते हुए कहा, आप लोग कब वापस पहुंचे हैं रोहित जी? मैंने अंगड़ाई लेते हुए कहा, बस घंटा सवा घंटा पहले ही पहुंचे हैं। सफर बहुत लंबा था, हम घूमे फिरे भी बहुत थे। कमर टिकाने के लिए लेटा तो जाने कब नींद आ गई। थकन इतनी है कि तुम न जगाती तो शायद सुबह ही आंख खुलती। उसने झट से कहा, मैं माफी मांगती हूँ रोहित जी, परंतु खाने के लिए उठाना जरूरी था। मिश्रा जी के आदेश पर आई हूँ, भोजन करके दोबारा सो जाना। आप तो जाग भी गए। सरस्वती जी ने तो उठने और खाना खाने से साफ इनकार कर दिया है। मैंने हैरानी भरे लहजे में कहा, अच्छा, मैंने बताया ना कि हम दोनों मीलों मील पैदल चले हैं। इतनी मुशक्कत उनके बस की बात थोड़ी है। अच्छा, तुम जाकर मिश्रा जी से कहो कि मैं खाने पर पहुंच रहा हूँ, बस मुंह पर 2-4 छपके मार कर कुछ ताजा दम हो जाऊं। सखोंती ने इस बात में गर्दन हिलाई और दरवाजे की तरफ चल पड़ी। मैंने कुछ देर इंतजार किया और फिर मुंह धोकर अंदर की तरफ चल दिया। मिश्रा खाने की मेज पर मेरा इंतजार कर रहा था। उसने बगौर मुझे देखा और फिर कदरे मानी खेज लहजे में बोला, आप दोनों का सरंगापटना का ट्रिप कैसा रहा रोहित जी? कुछ थके थके से दिखाई दे रहे हैं और हमारी सरस्वती तो रात के खाने के लिए भी बेदार होने से साफ इनकार कर चुकी हैं। लगता है बहुत घूमे फिरे हैं आप लोग। मैंने इस बात में गर्दन हिलाकर कहा, आपने बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगाया। वहाँ की मुकम्मल सैर के लिए तो कम से कम 3 दिन दरकार हैं। सुल्तान के किले और मजार और मस्जिद वगैरह ने ही काफी थका दिया था। रही सही कसर वहाँ के श्री रंगानाथ स्वामी मंदिर की सैर ने पूरी कर दी। सच्ची बात तो यह है कि मुझे ट्रिप के उस आखिरी हिस्से में सबसे ज्यादा मजा आया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मुल्क के इस दूर दराज गोशे में इतने अजीमुशान बंदर की यात्रा का मौका मिलेगा। खुदा जाने ये मेरे दिल का चोर मुझे शक में मुब्तला कर रहा था या मिश्रा ये यकीन दहानी हासिल करना चाहता था कि हम दोनों वाकई सरंगापटना ही घूम कर आए हैं। बहरहाल वो कुरेद कुरेद कर हमारे उस दौरे की तफसीलात मालूम करता रहा और मैं हत्तुल इम्कान बच बचा कर अपना लहजा पुरएतमाद और पुरजोश रखते हुए सब कुछ बताता रहा। बिलाखिर तंग आकर मैंने जवाबी हमला किया। कहा, आप भी मुझे निठाल से दिखाई दे रहे हैं मिश्रा जी। लगता है आपका दिन भी कुछ ज्यादा ही मसरूफ गुजरा है। मेरी बात सुनकर वो वाजे तौर पर चौंका, फिर खुद को संभालते हुए बोला, आपने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया है। मैं एक टेस्ट फ्लाइट पर जोधपुर गया था। वहाँ एक नए फाइटर एयरक्राफ्ट के पायलट्स की एक मीटिंग में शिरकत की और फिर खुद ही तैयारा उड़ाकर वापस आया। आपको शायद मालूम ना हो, फाइटर एयरक्राफ्ट में 15-20 मिनट की परवाज ही इंसान के इंजर पिंजर ढीले कर देती है। मैंने तो एक ही दिन में 2 घंटे सुपरसोनिक लड़ाका तैयारा उड़ाया है। मैंने अपने लहजे में सताइश भरते हुए कहा, मुझे तजुर्बा तो नहीं, लेकिन अंदाजा है मिश्रा जी की आवाज से भी ज्यादा तेज रफ्तार लड़ाका तैयारा उड़ाने के दौरान इंसान के जिस्म और दिमाग पर कितना शदीद दबाव पड़ता होगा। मैं इसलिए तो कर्ट जी का मद्दा हूँ कि उन्होंने हमारे मुल्क को मारूत जैसा शानदार सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट बना कर दिया है। मेरी बात सुनकर मिश्रा ने खाना खाते हुए ऐसा मुंह बनाया जैसे गलती से कड़वा बादाम दांतों तले आ गया हो। फिर उसने अपने लहजे में तंज का जहर भरते हुए कहा, माजरत के साथ रोहित जी,
उस संकी बूढ़े का बनाया हुआ तैयारा हमारे किसी काम का नहीं। हमारी कौम ने मारूत प्रोजेक्ट पर खामखा करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए हैं और उस पर मजीद एक धेला भी नहीं लगाना चाहिए। मारूत तो आज तक आवाज की रफ्तार के करीब ही परवाज नहीं कर सका। मैंने अपने ही लहजे में शदीद हैरत भरते हुए कहा, तो फिर आप कौन से सुपरसोनिक लड़ाका तैयारे की बात कर रहे हैं? उसने फातिहाना लहजे में कहा, आपसे क्या पर्दा रोहित जी। दरअसल हमारा मुल्क अपने दोस्त मुल्क सोवियत यूनियन से उसका जदीद तरीन तैयारा MiG-21 खरीदने के मुआहदे को आखिरी शक्ल दे रहा है। हमारी एयरफोर्स के सारे सीनियर ओहदेदार इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मारूत हमारी मुस्तकबिल की जरूरियात पूरी नहीं कर सकता और हमने अपनी ये मुत्तफिका राय पंडित नेहरू और कृष्णा मेनन तक पहुंचा दी थी। हम लोग पिछले 7 माह से MiG-21 की टेस्ट फ्लाइट्स कर रहे हैं और हमने उसे एयरफोर्स में शामिल करने की सिफारिश कर दी है। मैंने कहा, तो फिर मारूत का क्या बनेगा? उसने लगभग हंसते हुए कहा, बनना क्या है, 10-20 मारूत बनाएंगे और जब तक वो एयरफोर्स को डिलीवर होंगे हमारे पास इतने MiG-21 और दीगर सुपरसोनिक लड़ाका तैयारे आ चुके होंगे कि मारूत फालतू का खर्च बनकर रह जाएगा। उसने अपने लहजे में राजदारी लाते हुए कहा, मैं बता देता हूँ, लेकिन ये बात हमारे दरमियान रहनी चाहिए कि वाइस एयर मार्शल अर्जुन सिंह ने MiG-21 लड़ाका तैयारे की आजमाइश से लेकर एयरफोर्स में शमूलियत तक के मराहिल का निगरान मुझे मुकर्रर किया है। मुझे यकीन है कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होते ही मुझे एयर वाइस मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिल जाएगी। मैंने पुरजोश लहजे में कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर मैंने अपने लहजे में तजस्सुस लाते हुए पूछा, अच्छा ये बताइए, एयर चीफ SP इंजीनियर से आपके कैसे ताल्लुकात हैं? उसने अपनी तवज्जो खाने पर दोबारा मरकूज करते हुए बेदिली से कहा, ठीक ही हैं। दरअसल हमारा ताल्लुक पेशा वराना हद तक है। मेरा ख्याल है वो मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते। एयर कमोडोर के ओहदे तक मेरी तकर्री भी अर्जुन सिंह से अच्छे मरासिम की बदौलत ही मुमकिन हुई है। मैंने राजदाराना लहजे में कहा, आप तो जानते हैं ना कि SP इंजीनियर से मेरी कितनी गहरी दोस्ती है। वो मेरी कोई फरमाइश नहीं टाल सकता। अगर आप कहें तो उनसे आपकी सिफारिश करूं। इस तरह आपके एयर वाइस मार्शल के ओहदे पर तरक्की की रफ्तार तेज हो जाएगी। उसने नीम दिली से कहा, अगर आप वाकई ये कर सकते हैं तो कोशिश करके देख लें, वरना मेरे लिए अर्जुन सिंह जी की सरपरस्ती बहुत काफी है। वो वजारत दिफा में SP इंजीनियर के मुकाबले में ज्यादा गहरे ताल्लुकात रखते हैं। सबसे अहम बात यह है कि वो इंदिरा गांधी जी की गुड बुक्स में हैं, क्योंकि ये दोनों एक अहम मामले में एक जैसे ख्यालात रखते हैं, जबकि SP इंजीनियर उनसे अलग ख्यालात का हामिल है। उसकी बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। तहाँ मैंने बज़ाहिर बेनियाजाना लहजे में पूछा, आप कौन से मामले की बात कर रहे हैं मिश्रा जी, और आपको ये मालूमात कहाँ से मिली? मिश्रा ने फखर आमेज लहजे में कहा, मुझे खुद अर्जुन सिंह जी ने बताया है। शायद आप नहीं जानते कि अर्जुन सिंह का आबाई शहर लायलपुर है, जो अब पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन बंटवारे के वक्त विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन की हैसियत से हिंदुस्तानी एयरफोर्स का हिस्सा बन गए और उनकी पूरी फैमिली इस तरफ मुंतकिल हो गई। लेकिन अर्जुन सिंह को आज तक ये मलाल है कि उनके बाप किशन सिंह और दादा परदादा की आखिरी आरामगाहें पाकिस्तान में हैं और इंडियन एयरफोर्स के आला अफसर की हैसियत से सरहद पार जाना उनके लिए मुमकिन नहीं। मिश्रा ने अपनी तरफ से गोया बात मुकम्मल कर ली थी। मैंने कुछ इंतजार के बाद पूछा, ये सब तो ठीक है मिश्रा जी, लेकिन इंदिरा जी और अर्जुन सिंह जी की हम ख्याली वाली बात तो दरमियान में ही रह गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, असल में बात यह है कि अर्जुन सिंह जी ने हिंदुस्तान की तकसीम को कभी दिल से कबूल नहीं किया और इसकी वजह यही है। उनकी जिंदगी का अब वाहिद मकसद यही है कि इस मसनूई तकसीम का जल्द से जल्द खात्मा करके एक बार फिर मुतहिदा हिंदुस्तान तश्कील दिया जाए, ताकि वो एक बार फिर अपने प्यारे देश लायलपुर की यात्रा को जा सकें और अपनी रिटायरमेंट के बाद बाकी जिंदगी वहीं गुजारें और उनकी आखिरी आरामगाह भी उनके बाप दादा के कदमों में बन सके। अखंड हिंदुस्तान का यही ख्वाब इंदिरा जी भी हमेशा से देखती आई हैं और एक रोज पाकिस्तान को खत्म करके अपना हिस्सा उन दोनों का मुश्तरका इरादा है। मैंने खुश होने का नाटक करते हुए कहा, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि मुझे भी अपनी जन्मभूमि कराची में जिंदगी के आखिरी दिन गुजारने का मौका मिल जाए। भगवान करे इंदिरा जी और अर्जुन सिंह जी को जल्द से जल्द अपना ये सपना पूरा करने का मौका मिल जाए। मिश्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ज्यादा अरसा बाकी नहीं है। पंडित नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को अपना जानशीन मुकर्रर किया है और ये बात यकीनी है कि अगली वजीर आजम वही बनेगी। उस वक्त तक चीन और पाकिस्तान से जंग से डरने वाला SP इंजीनियर भी रिटायर हो जाएगा और अर्जुन सिंह जी एयर चीफ बन जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान की शामत आएगी। एक फैसला कुन जंग होगी जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। सैकड़ों की तादाद में MiG-21 लड़ाका तैयारों की एयरफोर्स में शमूलियत उसी तैयारी का हिस्सा है। मैंने पुरजोश अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, ये तो आपने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई मिश्रा जी। इंदिरा जी तो अपनी जन्मभूमि से जबरदस्ती बेदखल किए जाने वाले लाखों हिंदुस्तानियों के लिए भगवान की अवतार बनकर राज करने वाली हैं।
मैं इंतखाबात में उनकी कामयाबी के लिए दिलो जान से मेहनत करूंगा। मिश्रा ने सताइशी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ जरूर, लेकिन ये जंग वाली बात फिलहाल राज ही रहनी चाहिए। ऐसा न हो कि दुश्मन हमारे इन इरादों से वाकिफ होने के बाद खुद भी जंग की तैयारियां शुरू कर दे और हमें अचानक हमला करने के बावजूद पहले से तैयार दुश्मन के हाथों भारी नुकसान उठाकर वापस लौटना पड़े। आप समझदार इंसान हैं, ये सब मामलात अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैंने मिश्रा की बात सुनकर पुरजोश लहजे में कहा, आप बेफिक्र रहें मिश्रा जी, ये बात कभी मेरे मुंह से नहीं निकलेगी। भगवान वो दिन जल्द लाए। मिश्रा ने इत्मीनान के इजहार के लिए सर हिलाया। अचानक उसे कुछ याद आ गया। बोला, और हाँ, वो लांबा आपके लिए मुख्तस मोटरसाइकिल ले आया है। पार्किंग में जाकर देख लें और जी चाहे तो सवारी करके भी अपना इत्मीनान कर लें। चाबी इग्निशन में लगी होगी। मैंने खुश होकर कहा, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। मुझे मैडम के लिए उर्दू की इब्तिदाई किताबों और स्टेशनरी की खरीदारी के लिए शहर के मरकजी बाजार जाना है। मेरी बात सुनकर मिश्रा ने खुश दिली से कहा, अब आपका तैयारा मुंतजिर है। जब जी चाहे जहाँ जी चाहे उड़ा कर ले जाएं। बेंगलोर बहुत खूबसूरत शहर है, इसके हर गोशे की सैर करें। मैंने पुरजोश अंदाज में गर्दन को जुम्बिश दी। कहा, मुझे तो मैसूर भी देखना है। बचपन से उसके बारे में तारीखी वाकयात पढ़ता आया हूँ। मिश्रा ने कहा, मैसूर क्या पूरा कर्नाटक आपका मुंतजिर है रोहित जी। जी चाहे तो पिक्चर दिखाएं। राजेश्वरी थिएटर तो लगभग हमारे पड़ोस में ही है। सुना है राजेंद्र कुमार, राजकुमार और आशा पारेख की बहुत उम्दा फैमिली पिक्चर लगी हुई है। क्या नाम बताया था? हाँ, घराना। मैंने पुरजोश लहजे में कहा, ओहो, इस पिक्चर के गीत तो रेडियो पर बहुत मकबूल हो रहे हैं, खास तौर पर मोहम्मद रफी का गाया हुआ हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। मिश्रा ने कहा, तो फिर इंतजार किस बात का, आजकल में देख डालें। कई हफ्तों से नुमाइश जारी है, आसानी से टिकट मिल जाएगा। मैंने खुश होकर कहा, हाँ जरूर, लेकिन फिर मायूस से लहजे में कहा, लेकिन मुझे तन्हा पिक्चर देखने में क्या खाक मजा आएगा, और कर्ट साहब के अलावा मेरा यहाँ कोई भी दोस्त यार नहीं है। मेरी बात सुनकर मिश्रा ने शाने उचकाए। बोला, माफी चाहता हूँ, इस मामले में भला मैं क्या मदद कर सकता हूँ? दोस्त तो आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। मैंने झिझकते हुए कहा, मिस्टर कर्ट के हमरा क्लब में आपके मातहत फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुरंजन दास से काफी गपशप का मौका मिला था और उसका स्वभाव मुझे अच्छा लगा। मेरा ख्याल है हम अगर दोस्त बन जाएं तो हमारी अच्छी निभेगी, लेकिन मैं पहले आपकी इजाजत। उसने मेरी बात काटते हुए नागवारी से कहा, सुरंजन दास एकदम डफर ऑफिसर है। मुझे तो हैरत होती है कि एयरफोर्स में इतना सीनियर पायलट बनने में कैसे कामयाब हो गया। मेरे हिसाब से तो उसे अब तक अपने किसी लड़ाका तैयारे समेत भगवान के पास पहुंच जाना चाहिए था। मैंने उसकी बात गौर से सुनने का नाटक किया और फिर कहा, ओह, ये तो आपने बड़ी अजीब बात बताई, लेकिन अगर वो इतना नालायक बल्कि अनाड़ी है तो अब भी अपनी जान देने के अलावा किसी कीमती लड़ाका तैयारे का नुकसान करेगा। मुझे पता है कितने महंगे होते हैं ये। मिश्रा ने मेरी बात सुनकर कहा, नहीं, अब मैंने उस पर बहुत सख्ती कर रखी है। उसे पता है कि अब कोई हिमाकत की तो नौकरी भी छूटेगी और उसे लंबे अरसे तक जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। अगर अपनी कमजोरियों पर काबू रखे तो बुरा पायलट नहीं है। खास तौर पर MiG-21 बहुत अच्छा उड़ा रहा है और उसकी सब खूबियों और खामियों का अच्छा इदराक रखता है। मैंने कहा, तो फिर ठीक है, वैसे भी मुझे उसके साथ पिक्चर देखने जाना है, MiG-21 में परवाज के लिए नहीं। मिश्रा ने तायद में सर हिलाया। मेरा दिल चाहा कि उसके सामने लड़ाका तैयारे में परवाज का शौक जाहिर करूं, लेकिन फिर मैंने किसी और ज्यादा मुनासिब वक्त के लिए इरादा मुलतवी कर दिया। इसी असनाम में उसने कहा, सुरंजन दास से मिलना हो तो क्लब चले जाना, उसकी अक्सर शामें वहीं गुजरती हैं। मैंने यकदम पुरजोश होने का नाटक किया। कहा, इसका मतलब है मैं चाहूं तो अभी जाकर उससे मिल सकता हूं। उसने इस बात में सर हिलाया। बोला, खाना तो खैर हमने खा लिया है, लेकिन क्लब में पीने को भी बहुत अच्छा मिलता है। इसी बहाने आप अपनी मोटरसाइकिल की टेस्टिंग भी कर लेंगे। आपको क्लब तक जाने का रास्ता तो मालूम है ना? मुझे रास्ते का बखूबी अंदाजा था, लेकिन मैंने कहा, आप रहनुमाई कर दें तो मुझे भटकना नहीं पड़ेगा। उसने मुरब्बियाना अंदाज में मुझे रास्ता समझाया। मैंने उठते हुए कहा, हो सकता है वहाँ मुझे काफी वक्त लग जाए, बहुत दिनों से पिंग पोंग पर हाथ नहीं आजमाया, और शतरंज की बाजी जम गई तो मजा आ जाएगा। उसने कहा, चाहे रात के आखिरी पहर वापस आ जाएं रोहित जी, आपकी कौन सा घरवाली राह देख रही है। वैसे आज तो हमें भी पूरी फरागत है। सरस्वती जी घोड़े बेचकर सो रही हैं। खाने में साथ देने से भी साफ मना कर दिया उन्होंने। मैंने कहा, दरअसल उन्हें शायद पैदल इतनी तवील आवारागर्दी की आदत नहीं। सरंगापटना से वापसी के रास्ते में भी थकन की शिकायत और गहरी नींद सोने के इरादे जाहिर कर रही थी। सुबह जागेंगी तो बिल्कुल ताजा दम होंगी। मिश्रा ने मेरी बात में सर हिलाने पर इक्तिफा किया। मैं वहां से सीधा पार्किंग में पहुंचा, जहां गाड़ियों के पास 150 सीसी इंजन वाली होंडा C95 मोटरसाइकिल एक अजीब शान से खड़ी दिखाई थी।
रोशनी नाकाफी होने के बावजूद मुझे ये अंदाजा लगाने में मुश्किल पेश नहीं आई कि गाड़ी लगभग नई हालत में है। मैंने इग्निशन में लगी चाबी घुमाकर किक लगाई तो ताकतवर इंजन ऐसी घन गरज से बेदार हुआ कि दिल खुश हो गया। मैंने गाड़ी पार्किंग से निकाली और कॉलोनी की लगभग सुनसान सड़कों पर दरमियानी रफ्तार से भगाता हुआ 3 ही मिनट में क्लब पहुंच गया।